आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। तो जैसे दोस्तों हमने कल भूकंप के बारे में एवं चट्टानों के प्रकारों के बारे में पढ़ा था दोस्तों। आज हम ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ज्वालामुखी को आप जानते हैं दोस्तों, लगभग सभी व्यक्ति जानते ही होंगे कि जो जो ज्वालामुखी जो होता है वो दोस्तों वो क्या होता है, पृथ्वी में एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है जिससे लावा, राख एवं धुआं एवं और भी कई सारी चीजें निकलती हैं दोस्तों। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, हम ज्वालामुखी कहते हैं। जो कि इसे दोस्तों जो इससे निकलने वाला लावा होता है दोस्तों, वह क्या करता है, वह ठंडा होकर जमा हो जाता है। इसी से दोस्तों जमा हो जाने के बाद ये क्या होता है, चट्टानों के रूप में चेंज हो जाता है। क्या दोस्तों, चट्टानों के रूप में चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, काला रंग होता है। तो इसे दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसका जो रासायनिक संगठन होता है वह अम्लीय व क्षारीय दोनों होते हैं। जो लावा का जो रासायनिक संगठन होता है दोस्तों, वह अम्लीय व क्षारीय दोनों भी हो सकता है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो रंगों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। किसमें दोस्तों, रंगों के आधार पर। तो दोस्तों इसे दो भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों एक होता है हल्का रंग और एक होता है दोस्तों गाढ़ा रंग। हल्के वाले रंग को हम दोस्तों क्या कह देते हैं, हल्के रंग के खनिज को जो दोस्तों कहते हैं उसे फेल्सिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फेल्सिक। जिसमें से हल्के रंग के जो खनिज निकलते हैं तो उसको फेल्सिक कहते हैं। तथा दोस्तों जो गाढ़े रंग के जो खनिज देते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, मैफिक। तो दोस्तों कौन सा, एक फेल्सिक और एक मैफिक। मैफिक में क्या होगा दोस्तों, गाढ़े रंग के आएंगे खनिज, एवं जो फेल्सिक में होगा उसमें हल्के रंग के खनिज आएंगे। तो दोस्तों अब इन चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो फेल्सिक एवं मैफिक जो होते हैं दोस्तों, उनके जो मध्यस्थता वाले जो होते हैं दोस्तों, मतलब इनके जो बीच के जो मतलब दोस्तों फेल्सिक के भी जो गुण रखेंगे और जो मैफिक के भी गुण जो खनिज रखेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, अल्ट्रा मैफिक। क्या, अल्ट्रा मैफिक कहा जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो अल्ट्रा मैफिक के अंतर्गत जो आते हैं वो क्या, कौन कौन से आते हैं दोस्तों, उसमें ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, ये तीनों चीजें आती हैं। तो दोस्तों इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अल्ट्रामैफिक के अंतर्गत गैब्रो, ग्रेनाइट एवं डायोराइट आते हैं दोस्तों। हमने कल ज्वालामुखी के बैथोलिथ, फेकोलिथ, सिल, डाइक, इन सभी चीजों के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया है दोस्तों। अगर आप कहेंगे तो दोस्तों चलिए एक बार और अध्ययन हम कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमारा मानते हैं, ये हमारा ज्वालामुखी है। इसका ये ज्वालामुखी का क्या है दोस्तों, क्रेटर, इसे मुख भी कहते हैं इसका। तो दोस्तों क्या होता है, जब ज्वालामुखी का जो लावा है वो बाहर साइड निकलता है तो क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो दोस्तों इस तरह से जमा हो जाता है। किस तरह से, इस तरह से जमा होता है। मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये अवतल आकार का, एवं दो जो इसके साइड्स हैं वो खड़ी हो जाती हैं। क्या होता है दोस्तों, जब साइड खड़ी हो जाती हैं तो उसे, जब दोस्तों ये साइड में खड़ी हो जाती हैं और कुछ जो होती हैं दोस्तों वह लहरदार के रूप में होती हैं और कुछ दोस्तों एक सीधी दरार में समा जाती हैं। कुछ दोस्तों क्या होता है कि भूखंड के जैसे दोस्तों ये रहेगा तो भूखंड के समानांतर कुछ जमाव हो जाएगा तो वो सिल कहलाएंगी। इसे हम डाइक कह देंगे। क्या दोस्तों, इसे हम डाइक कहेंगे। और जो बैथोलिथ होगा जो दोस्तों इसे हम बैथोलिथ कहेंगे, जिसका क्या होगा दोस्तों, साइड के जो दोनों किनारे हैं वह खड़े रहेंगे एवं ये अवतल आकार का रहेगा दोस्तों। एवं जो तस्तरी नुमा आकार का रहेगा दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, लेपोलिथ।
लेपोलिथ। ठीक है दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों फैकोलिथ किसे कहेंगे दोस्तों? इसे जो लहरदार के रूप में जो जमा हो जाएगा दोस्तों उसे क्या कहेंगे? फैकोलिथ। और डाइक क्या कहलाएगा दोस्तों? जो लंबवत जमा होगा उसे हम क्या कहेंगे? डाइक। तो दोस्तों अब इन सभी चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं स्टॉक किसे कहते हैं दोस्तों? जो ये बैथोलिथ है दोस्तों, क्या बैथोलिथ, इसके छोटे आकार को हम क्या कहते हैं? स्टॉक। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टॉक। और ये समानांतर जो भूखंड के समानांतर जो जमा होगी उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सिल। दोस्तों इसके बारे में और भी जानकारी जो भी है तो वो आप मेरे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। हाँ मानता हूं दोस्तों उसकी थोड़ी ये क्या है, क्वालिटी जो थोड़ी सही नहीं है दोस्तों, लेकिन आप मेरे आवाज को सुनकर एवं दोस्तों इतना तो दिख ही जाता है कि उसमें क्या कहा जा रहा है एवं क्या लिखा जा रहा है। तो दोस्तों आप जरूर उसे जाकर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम ज्वालामुखी के कुछ क्रिया संबंधी पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला है जो पदार्थ है वह है ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम किसे कहते हैं दोस्तों? जब ज्वालामुखी से जब दोस्तों क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर टुकड़ों के रूप में निकलते हैं। बड़े बड़े पत्थर जब टुकड़ों के रूप में निकलते हैं और ये जो बड़े बड़े पत्थर दोस्तों ये शहर की तक चले आते हैं, शहर तक चले आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वालामुखी बम, क्योंकि ये बम के समान गिरते हैं। तो दोस्तों इसे आप ध्यान रखिएगा। जिनका व्यास क्या होता है दोस्तों? 1 फीट तक का होता है। जिनका व्यास कितना होता है दोस्तों? 1 फीट तक का होता है। अब दूसरे नंबर में दोस्तों लैपली। क्या दोस्तों? लैपली। लैपली क्या होता है दोस्तों? जब इन्हीं टुकड़ों का आकार जो होता है दोस्तों वो छोटे मटर के दाने के आकार का होता है। क्या दोस्तों? मटर के दाने का आकार होता है, तो उसे हम लैपली कहते हैं। तीसरा दोस्तों प्यूमिस। प्यूमिस किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिन भी जो टुकड़े पत्थर निकलते हैं दोस्तों, अगर वो उनका घनत्व जो होता है दोस्तों जल के घनत्व से कम होता है, अर्थात जो जल में रखने पर तैरने लगेंगे, उसे हम प्यूमिस कहते हैं। क्या दोस्तों? जल में जो टुकड़े तैरते हैं, लावा का टुकड़ा दोस्तों, लावा का टुकड़ा जो तैरने लगता है उसे हम प्यूमिस कहते हैं। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप दोस्तों इन स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। और दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूं तो आप अपने नोट्स में तैयार करते जाएं एवं इन सभी चीजों को आप लिख लें दोस्तों। ये आपके रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। नहीं तो दोस्तों मेरी वीडियो डली रहेंगी, आप जब भी चाहें तो उसे 2 से 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हमने पढ़ लिया है इन सभी चीजों को। अब दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ज्वालामुखी हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं प्रकार। तो दोस्तों हम जो प्रकार पढ़ेंगे इसके, तो किस तरह से, ये दोस्तों मेनली 4 प्रकार के हैं उद्गार के हिसाब से। किसके हिसाब से दोस्तों? उद्गार। उद्गार के हिसाब से कितने हैं दोस्तों? 4 प्रकार के हैं। पहला है दोस्तों पीलियन। पीलियन ज्वालामुखी, आप लगा लीजिएगा दोस्तों आगे साइड ज्वालामुखी। और दोस्तों दूसरा है वल्केनो। वल्केनो ज्वालामुखी। तीसरा है दोस्तों स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। एवं जो दोस्तों चौथा है वह है हवाई यान। हवाई यान ज्वालामुखी। तो आइए दोस्तों चारों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं दोस्तों पीलियन ज्वालामुखी। तो दोस्तों सबसे जो खतरनाक ज्वालामुखी यह कहते हैं दोस्तों जिसमें सबसे अधिक विस्फोट होता है, जो कि सबसे अधिक विनाशकारी जो ज्वालामुखी है वह है पीलियन ज्वालामुखी। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसका जो लावा होता है वह क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। एवं जो क्षारीय होने का कारण क्या है दोस्तों? इसमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों। जिस चीज में दोस्तों सिलिका की मात्रा पाई जाएगी वह अत्यधिक क्षारीय होगा। एवं दोस्तों वो जो लावा होगा वह तेजी से
से बहेगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो लावा क्षारीय युक्त होता है वह पतला होता है एवं दोस्तों उसकी गति जो होती है बहने की वो उतनी ही तेज होती है। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अब दूसरे में नंबर पे आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पहले पिलियन ज्वालामुखी जो है, आशा करता हूं कि इसका आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके उदाहरण भी हम कुछ देख लेते हैं। उदाहरण में कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों? इसके उदाहरण है दोस्तों सुमात्रा ज्वालामुखी। जो सुमात्रा का जो ज्वालामुखी है दोस्तों, ये इसका उदाहरण है। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं वोल्केनो। दोस्तों जो वोल्केनो होता है वह पिलियन से थोड़ी कम क्षारीय होता है, क्षारीय होता है एवं दोस्तों इसका बहाव भी कम होता है, बहाव कम होता है वोल्केनो का। एवं दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसमें क्षारीय के साथ साथ कभी कभी अम्लीय गुण भी होते हैं। इस ज्वालामुखी में अम्लीय गुण भी होते हैं दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसमें से जब गैसेस निकलती हैं तो यह फूल के गोभी के आकार की निकलती हैं। क्या दोस्तों? फूल की गोभी। इसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये फूल की गोभी आकार की, जो इसके धुएं एवं लावा निकल रहे हैं वो उस तरह से लगते हैं। तो दोस्तों इसे आप, आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा प्रकार है, उदाहरण है, वह है विसुवियस ज्वालामुखी। आप इसे ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अपन आते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में। दोस्तों स्ट्रोम्बोली जो दोस्तों मैंने इस तरह से आपको प्रकार बताया है कि सबसे जो खतरनाक होगा दोस्तों वह सबसे ऊपर साइड है, एवं सबसे कम खतरनाक जो है दोस्तों तो वो है सबसे नीचे साइड। तो आप इसे इस सिम्टम्स में आप रखते जाइएगा। तो दोस्तों अब आइए पढ़ते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी रहती है दोस्तों उसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है एवं दोस्तों यह अपने मार्ग में अधिक प्रवाहित नहीं होती हैं, मतलब गैसेस की मात्रा इसमें अधिक होती है, गैसों की मात्रा अधिक। एवं दोस्तों इसका जो लावा है वह वहीं पर रहता है, अधिक दूर तक नहीं जाता, मतलब लावा जो है लगभग स्थिर अवस्था में होता है, लगभग स्थिर अवस्था में होता है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अब आते हैं हवाई यान ज्वालामुखी में। हवाई यान जो ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों ये एकदम अत्यंत शांत रहते हैं, अत्यंत शांत रहते हैं तथा दोस्तों इसका जो ज्वालामुखी जो लावा है दोस्तों वह क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सा दोस्तों? क्षारीय प्रकृति का होता है। एवं दोस्तों इसका जो लावा है बहुत अधिक दूर तक जाकर जमता है, दूर तक जमता है। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, अत्यंत शांत अवस्था में रहता है। इसके कारण क्या है कि यह अत्यधिक नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि इसमें से दोस्तों ना तो प्यूमिस निकलते हैं और ना ही अलग टाइप के पत्थर निकलते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों कि अत्यधिक ये हानिकारक नहीं होते हैं। तो दोस्तों लगभग आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं उनके शंकु के आकार के आधार पर। दोस्तों आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब आइए पढ़ते हैं दोस्तों उनके शंकु के आधार पर। तो दोस्तों शंकु के आधार पर, तो दोस्तों पहला है सिंडर या राख शंकु। क्या दोस्तों? सिंडर या राख शंकु। सिंडर या राख शंकु में क्या होगा दोस्तों कि इसमें खाली केवल वे ज्वालामुखी आएंगे जिसमें से राख व धुआं निकलता है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सिंडर या राख ज्वालामुखी कहते हैं। तो दोस्तों इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं एल सल्वाडोर में उपस्थित जो भी हैं एवं जो फिलीपींस में उपस्थित हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिंडर या राख ज्वालामुखी कहते हैं। कौन कौन से दोस्तों? फिलीपींस एवं एल सल्वाडोर में उपस्थित जो भी ज्वालामुखी हैं वह किसके उदाहरण दोस्तों? सिंडर या राख शंकु के उदाहरण हैं। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों दूसरा लावा शंकु।
तो लावा शंकु के आधार पर दोस्तों क्या होता है, ये दो प्रकार से हैं, ये एक अम्लीय एवं दूसरा जो दोस्तों है वह है क्षारीय। तो दोस्तों अम्लीय एवं क्षारीय में क्या अंतर है, तो दोस्तों अम्लीय वाले में जो होगा उसमें सिलिका जो होगा दोस्तों, जो इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों, इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है दोस्तों वह थोड़ी मात्रा में कम होती है दोस्तों, सॉरी, जो सिलिका की जो मात्रा होगी इसमें अधिक होगी, सिलिका की मात्रा जो होगी वह दोस्तों अधिक होगी। एवं दोस्तों इसमें क्या होगा, क्षारीय में सिलिका जो होगा दोस्तों वह कम होगा, सिलिका कम होगा। तो दोस्तों इस आधार पर अब दोस्तों सिलिका की मात्रा कम होने पर इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका फैलाव जो होता है वह अत्यधिक हो जाता है, फैलाव अधिक। एवं दोस्तों इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होने पर इसका फैलाव थोड़ी कम होता है, फैलाव कम। एवं दोस्तों फैलाव एवं इसमें दोस्तों ये क्या हो जाता है, क्षारीय प्रकृति होने के कारण चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है। तो दोस्तों इस सभी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आते हैं हम मिश्रित, तीसरा है मिश्रित शंकु ज्वालामुखी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अम्लीय प्लस क्षारीय, इसके अलावे में दोस्तों अम्लीय एवं क्षारीय दोनों के गुण पाए जाते हैं। एवं दोस्तों अम्लीय का जो सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा, अम्लीय का सबसे अच्छा उदाहरण है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। तथा दोस्तों इसका क्षारीय का सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों मोना लोआ, मोना लोआ ज्वालामुखी एवं हवाई द्वीप ज्वालामुखी, हवाई द्वीप ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। दोस्तों ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इनके उदाहरण आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं मिश्रित वाले में कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों, इसमें अम्लीय प्लस क्षारीय दोनों के गुण होते हैं, तथा दोस्तों इसमें राख, धुआं एवं उसके साथ साथ लावा भी निकलता है। तो दोस्तों इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण है दोस्तों जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो द्वीप है, जो ज्वालामुखी है दोस्तों, यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एवं दोस्तों जो अमेरिका का रेनियर ज्वालामुखी है, वह मिश्रित ज्वालामुखी का प्रकार है। एवं दोस्तों परिपोषित, चौथा है परिपोषित ज्वालामुखी, पोषित ज्वालामुखी। दोस्तों ये वे ज्वालामुखी कहलाते हैं, जैसे दोस्तों ये एक ज्वालामुखी है मान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब लावा इधर से निकलता हुआ रहता है तो क्या होता है दोस्तों, कुछ समय के बाद जब इसमें विस्फोटक नहीं होता है तो यहाँ पर चट्टाने आ जाती हैं, जिसके कारण ये अपना रुख बदल देता है। तो दोस्तों ये इस तरह से अपने साइड वाले पार्ट से निकल जाते हैं तोड़ के, तो यही क्या कहलाते हैं दोस्तों, परिपोषित ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो दोस्तों इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण है दोस्तों अमेरिका में पाए जाने वाला माउंट सस्तीना, माउंट सस्तीना जो ज्वालामुखी है दोस्तों, वह किसका उदाहरण है, वो है परिपोषित ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इसके हम प्रकार तो पढ़ लिए हैं दोस्तों। अब ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से शंकु के जो ऊपर कीपाकार जो गर्त होता है दोस्तों, उसके आधार पर अब हम उदाहरण पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसे क्रेटर किसे कहते हैं, एक अलग सा पेज हम ले लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम क्रेटर, क्रेटर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यह ज्वालामुखी के शंकु के ऊपर वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, उसे क्रेटर कहते हैं। जैसे यहां पे एक ये ज्वालामुखी है दोस्तों, ये जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ये इसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर, जो कि गोलाकार का होता है, जहां से लावा निकलता है, बाहर की ओर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रेटर। हमारे जो महाराष्ट्र का दोस्तों जो बुल्ढाना जिले में जो लोनार झील है, कौन सा दोस्तों, लोनार झील, यह क्रेटर झील का उदाहरण है।
क्रेटर झील का उदाहरण है दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अपन आते हैं कॉल्डेरा में। कौन सा दोस्तों? दूसरा है कॉल्डेरा। कॉल्डेरा किसे कहते हैं? अब दोस्तों क्या होता है कि जब क्रेटर, यह क्रेटर का वह विस्तृत रूप होता है जब क्रेटर में, जब दोस्तों इसका मुहाना जो होता है यह धंस जाता है और इसका फैलाव और अधिक हो जाता है। जैसे दोस्तों यह धंसता हुआ इसका मुख इतना बड़ा हो गया, तो यही क्या कहलाया जाएगा दोस्तों? कॉल्डेरा। जिसका मुख जो होता है दोस्तों वह लगातार धंसता हुआ जाता है, उसे कॉल्डेरा कहते हैं। इसके उदाहरण है कौन कौन से दोस्तों कॉल्डेरा के? हवाई द्वीप ज्वालामुखी एवं दोस्तों जापान का आसो क्रेटर प्रमुख हैं। तो दोस्तों इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं, गीजर किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? गीजर। दोस्तों गीजर उन्हें कहते हैं जब गर्म जल के, ये एक गर्म जल के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? गर्म जल के ये स्रोत कहे जाते हैं, जिनसे गर्म जल की क्या निकलती हैं दोस्तों? फुहारें निकलती हैं। फुहारें निकलती हैं किसकी दोस्तों? गर्म जल की फुहारें निकलती हैं, उन्हें हम गीजर कहते हैं। दोस्तों सबसे अच्छा उदाहरण है वह है अमेरिका का, जो दोस्तों अमेरिका का ही नहीं दोस्तों, यह विश्व का प्रथम जो था पार्क था, वो कौन सा था दोस्तों? येलोस्टोन पार्क। येलोस्टोन पार्क में दोस्तों गीजर बहुत सारी अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जो कि सबसे ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ के गीजर जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं ओल्ड फेथफुल गीजर। क्या दोस्तों? ओल्ड फेथफुल गीजर भी इन्हें कहते हैं। अब दोस्तों धुआंरे किसे कहते हैं? धुआंरे, जब दोस्तों ये जैसे ज्वालामुखी हमने समझा दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, जब ज्वालामुखी कई सालों का हो जाता है, पुराना हो जाता है, जब इसमें से लावा आना बंद हो जाता है, तो इसे इसकी अंतिम अवस्था समझा जाता है और इसमें से खाली केवल धुआं एवं कोहरा निकलता है। इसी को क्या कहते हैं हम दोस्तों? धुआंरे, जो कि किसी भी ज्वालामुखी का अंतिम समय माना जाता है। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है दोस्तों? फॉल ऑफ तार। यह दोस्तों अलास्का में उपस्थित जो है दोस्तों, हजारों धुआंरों की घाटी भी है अलास्का में दोस्तों, हजारों धुआंरों की घाटी स्थित है। एवं दोस्तों धुआंरे हम तब उस अवस्था को भी कहते हैं जब क्या होता है दोस्तों, जब इनके धुओं में या गैसों में गंधक की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों। क्या दोस्तों? इनके जो धुओं में गंधक की मात्रा जब अत्यधिक हो जाती है तो इसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों? धुआंरे। अब दोस्तों हम सक्रियता के आधार पर पढ़ते हैं। सक्रियता के आधार पर जो दोस्तों हमारे पास ज्वालामुखी हैं वह 3 टाइप से हैं। पहला है सक्रिय, दूसरा है दोस्तों सुषुप्त एवं दोस्तों तीसरा है मृत ज्वालामुखी। तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी में पढ़ते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वे कहलाते हैं दोस्तों जिनमें से लावा गैस समय समय पर निकलता रहता है, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों, इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे लिपारी द्वीप में स्थित स्ट्रोम्बोली। क्या दोस्तों? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। यह कहां पर स्थित है दोस्तों? यह लिपारी द्वीप में स्थित है, लिपारी द्वीप। और यह लिपारी द्वीप कहां है दोस्तों? यह भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में स्थित है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। एवं दोस्तों इटली का एटना ज्वालामुखी। एवं दोस्तों इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का क्योटोपैक्सी
पैक्सी ज्वालामुखी। दोस्तों इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इंडिया का एकमात्र जो ज्वालामुखी जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी है, वह कौन सा है दोस्तों? बैरन। बैरन ज्वालामुखी ये कहां पर है दोस्तों? यह है अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान में है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अब आते हैं हम सुषुप्त ज्वालामुखी में। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों? सुषुप्त ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी को कहते हैं जिसमें बहुत लंबे समय के बाद, वैसे ये सक्रिय नहीं रहते लेकिन कभी कभी इनमें विस्फोट हो जाता है, सक्रिय नहीं पर कभी कभी क्या होता है दोस्तों? विस्फोट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से हैं? इटली का एटना नहीं दोस्तों, इटली का अब है विसुवियस जो है दोस्तों वह कहां का है? इटली का है दोस्तों। एवं दोस्तों अब आते हैं जापान के फ्यूजियामा। क्या है दोस्तों? जापान का फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है दोस्तों वो। और हमारे पास एक और है अंडमान निकोबार द्वीप में जो है दोस्तों नारकोंडम। क्या है दोस्तों? इसे यहां पे लिखे देता हूं, अंडमान का नारकोंडम जो ज्वालामुखी है दोस्तों वह सुषुप्त ज्वालामुखी है। एवं सक्रिय ज्वालामुखी जो है दोस्तों वह बैरन है। एवं दोस्तों मृत वो ज्वालामुखी कहलाते हैं दोस्तों जो कि क्या होता है दोस्तों? हजारों सालों से उनमें उद्भेद नहीं होता, हजारों सालों से उद्भेद नहीं, उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। मृत ज्वालामुखी के जो उदाहरण है दोस्तों वह है म्यांमार का पोपा। दोस्तों मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, म्यांमार का पोपा। एवं दोस्तों इक्वाडोर का चिंबाराजे, एवं दोस्तों इक्वाडोर का एक और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इक्वाडोर का एक कोटोपैक्सी है जो कि सक्रिय है। और एवं दोस्तों एक मृत है इक्वाडोर का चिंबाराजे। एवं दोस्तों एंडीज पर्वत का एकाका गुआ, एंडीज का एकाका गुआ। तो दोस्तों ये आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये ज्वालामुखी हमारा दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि ये आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एवं दोस्तों जो भी मेरे द्वारा जो भी बताया जा रही जानकारी दोस्तों आप उसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो दोस्तों चलिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।